हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बढ़िया होंगे। और हम लोग के पास टारगेटेड बस 3 से 4 महीने ही हैं एग्ज़ाम के लिए। हम ऐसा सोच के चल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग सारे लेक्चर, उसी के अकॉर्डिंग सारी थ्योरी लेक्चर और उसी के अकॉर्डिंग सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं। तो मैक्सिमम मैंने मान के चला है कि 4 महीने और मिनिमम 3 महीने ही एग्ज़ाम के लिए हैं। तो हम लोग 3 महीने को लेकर चल रहे हैं अभी, उसी के अकॉर्डिंग सब बनाएंगे। और चौथा महीना हम लोग का बस रिवीजन 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 रहेगा। तो उस हिसाब से मैं आगे बढ़ रही हूँ और आप लोग भी ट्राई करिए कि उसी हिसाब से आगे चलें। ऐसा नहीं है कि मतलब बस वीडियो देख के रख दिया, बस हो गई पढ़ाई, सारा सिलेबस मिल गया, बस रख लिया तहा तहा के, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो भी मैं इसलिए 2 या एक ही वीडियो डेली रखती हूँ कि आप लोग बढ़िया प्रिपेयर कर लो। सब कुछ एक बार में देने से, 2-2 घंटे के लेक्चर भी बना के देने से कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा अगर आप लोग अच्छे से उसको नहीं पढ़ाई करोगे। तो चलो हम लोग आज देखते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट 7 सिद्धांत हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के, और ये बहुत ज़रूरी हैं और इन पे क्वेश्चन भी बहुत बनेंगे अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ा देना ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर अपना। ये थ्योरी लेक्चर है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, और पहला है हमारा, कह रहा है जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के जो 7 सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, इन सिद्धांतों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला सिद्धांत है पुनर्विचार। कह रहा है यह वह चरण है जहां आपको कुछ भी खरीदने से पहले पुनर्विचार करना चाहिए। मतलब आप कुछ भी लेने जा रहे हो अगर, तो अपना जो कचरे में योगदान ना दो, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले ये सोच लो आपके लिए ज़रूरत की वस्तु है कि नहीं है। तो कह रहा है क्या कोई वस्तु वास्तव में आवश्यक है। अगर आपको इसकी तत्काल आवश्यकता नहीं है तो क्या यह बर्बाद नहीं होगा। उदाहरण के लिए आपको प्लास्टिक की पानी की बोतलें नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि वे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक हैं। इसके बजाय क्या करना चाहिए, पुनः उपयोग के लिए कांच की बोतल या स्टील की बोतल खरीदें। मतलब कह रहा है कि आप जब भी कोई सामान खरीदने जाएं, एनी हाउ कुछ भी हो सकता है, वो एक बार सोच ले कि आपको भी तुरंत उसकी आवश्यकता है कि नहीं है, और उसके बाद में ये भी सोच ले कि आप जो ये पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा जो मैं खरीद रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ें देखकर ही हमें कोई चीज़ खरीदनी चाहिए जो हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और हम अपने कचरे में और ज़्यादा योगदान ना दें कचरा बढ़ाने में। दूसरी बात है मना करें। इसका कह रहा है अपने सामान के लिए अधिक पैक सामग्री और प्लास्टिक बैग खरीदने से मना करें। मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी सामान अपने साथ रखें और जो ज़रूरी नहीं है उसको लेने से मना करें। अपना खुद का कागज़ या जूट बैग ले जाएं और ख़रीदारी के हर अनुभव के लिए इसका इस्तेमाल करें। प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से इनकार करें। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ ना हम खरीदें जो हमारा ज़रूरत नहीं है, और प्लास्टिक की चीज़ों को लेने से अवॉइड करें। आगे क्या है, कम करें। कह रहा है घर में पैदा होने वाले कचरे को कम करने की कोशिश करें। केवल वही चीज़ खरीदें जिनकी आपको आवश्यकता है। आपके पास जो प्लास्टिक बैग है उनका पुनः उपयोग करें। मतलब जो भी आपके पॉलीथीन है, प्लास्टिक के बैग हैं आपके पास में, उनका बार बार यूज़ करें। कांच के जार, भंडारण कंटेनर और कागज़ का पुनः उपयोग करें। अपने बायोडिग्रेडेबल कचरे को पौधों के लिए खाद में बदलें। बायोडिग्रेडेबल कौन हो गया, जैसे कि आलू छिलके, हरी सब्जियों के जो बच्चे के भाग होते हैं, किचन से सामान निकलता है, उसको बोल रहा है। फिर कह रहा है पैसे निकालते समय कागजी रसीद लेने से बचने की कोशिश करें। अनावश्यक ठोस कचरे को कम करें। मतलब कह रहा है बहुत ज़्यादा ऐसा काम करना है जिससे कि हमारा जो हम लोग ठोस कचरा बनाते हैं उसमें योगदान कम करें। फिर कह रहा है पुनः उपयोग, त्याग की गई वस्तुओं, अब पुनः उपयोग में क्या करना है, कह रहा है त्याग की गई वस्तुओं का पुनः उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनमें से अधिकांश को पुनः चक्रित किया जाए। मतलब दोबारा कुछ और बनाया जाए ताकि वे मूल्यवान वस्तुओं की ओर मुड़ें। मतलब
जैसे मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसा है जिससे कुछ नया चीज़ बनाई जा सकती है, तो हम लोग को कोशिश करनी चाहिए नया बनाने की उसी चीज़ से। फिर कह रहा है प्लास्टिक की वस्तुओं, कांच, कागज आदि को आसानी से पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है और इसलिए पुनः उपयोग किया जा सकता है। पुराने कपड़ों को दान करके या घर पर इस्तेमाल करके भी उसका उपयोग किया जा सकता है। मतलब पुराने कपड़े हैं, जिसके पास कपड़े नहीं है, प्रॉब्लम है, गरीब आदमी से कपड़े आप दे सकते हो या फिर पुराने कपड़ों से कुछ नया बना के यूज़ कर सकते हो। फिर कह रहा है पुनर्प्रयोजन, इसका मतलब है पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण वस्तु को पुनः उपयोग करने के लिए बदल रहा है या संशोधित कर रहा है। उदाहरण के लिए अपने पेड़ पर झूले के रूप में पुराने टायर का उपयोग करना, अपने पुराने जूते को नया बनाने के लिए पेंट करना, मोमबत्ती स्टैंड के रूप में छोटे कांच के जार का उपयोग करना। फिर कह रहा है मरम्मत, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में टूटी हुई या पुरानी सामग्री को वापस लाने और कचरे को उत्पादन को कम करने के लिए मरम्मत करना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए अपने रेडियो को कबाड़ में फेंकने या अपनी टूटी कुर्सी की मरम्मत करने के बजाय उसकी मरम्मत करना। क्या मतलब जो चीज़ें टूटी फूटी हों, इसके कहने का मतलब ये है उनको मरम्मत करके या कुछ करके थोड़ा नया कुछ बना के यूज़ कर लेना चाहिए, ना कि बहुत जल्दी सब कुछ फेंकना चाहिए। फिर क्या है सड़ान यानी बदबू। सड़ना या खाद बनाना एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें बायोडिग्रेडेबल ठोस कचरे को एक सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में विघटित होने की अनुमति दी जाती है, जैसे कि कवक और बैक्टीरिया कचरे को कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं जो कार्बन और नाइट्रोजन में उच्च होता है, इसलिए एक पर्यावरण के अनुकूल के रूप में अच्छी तरह से कार्य करता है। खाद का उपयोग कृषि पद्धतियों में पौधों और पेड़ों को उगाने के लिए किया जाता है। तो आज का जो हमारा एग्ज़ाम कार्ड है, इसमें हो गए हैं हमारे 7 सिद्धांत। तो इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, अब आप सोचेंगे तो बकवास टाइप का लेक्चर है, पर ऐसा नहीं है। जो इसके 7 सिद्धांत दिए हैं ये आपसे पूछेगा कि सातों सिद्धांत एक लाइन वाइज लिख देगा या फिर उसके क्रम में कोई हेर फेर कर देगा, फिर पूछेगा कौन सा क्रम पहले आएगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। कहने के लिए बात बहुत छोटी है, पर ये क्वेश्चन जब बनेगा ना 2 या 3 नंबर का, तो फिर लगेगा हाँ 2-3 नंबर का क्वेश्चन इन 7 सिद्धांत से बनेगा। और अभी आपको हिंदी में आप देखो इसलिए आपको लग रहा हो कि इसमें तो कुछ भी नई बात नहीं है, पर अभी इंग्लिश का मैं आपको दिखा रही हूँ, उसमें देखिए आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन बनेगा। ये रहा हमारा इंग्लिश का 7 प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें देखते हैं, देखो अब आपको लिख देगा रीथिंक, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिपर्पस, रिपेयर, रॉट। अब ये सब चीज़ें लिख देगा और फिर आपसे अगर उल्टे पुल्टे क्रम में लिख दिया फिर पूछेगा कौन सा पहले आएगा, तो आप बता नहीं पाओगे। इसलिए ये समझ लो कम से कम 1 से लेकर 3 नंबर तक के क्वेश्चन का आंसर इससे बन सकता है। इसलिए मैंने इस टॉपिक को एग्ज़ाम कार्ड के रूप में उठाया है, ना कि पूरा फुल लेक्चर बनाया है। मैंने एग्ज़ाम टाइप से उठाया है और वो मैंने हिंदी में बताया था। मुझे लगता है हिंदी में पढ़ने वाले ज़्यादा हैं, इंग्लिश में पढ़ने वाले कम हैं, तो मैंने पहले उसको हिंदी में उठा लिया, क्योंकि हिंदी में पहले बता देने से बेचारे हिंदी वाले बार बार ये नहीं कहते प्लीज़ मैम हिंदी में करा दीजिए। हिंदी में वो मैंने अच्छे से करा दिया है, लेकिन आपको जो टर्म है वो इंग्लिश में ही याद करनी पड़ेंगी। पहले कौन सी है, रीथिंक है, मतलब कुछ भी लेने से पहले सोचना है। रिफ्यूज़ मतलब जो चीज़ें ज़रूरत नहीं उन्हें मना कर देना है। रिड्यूस मतलब जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं उनको कम करना है। रीयूज़ मतलब जो भी चीज़ हमारे पास है उसको दोबारा यूज़ करना है। रीपर्पस मतलब किसी पुरानी चीज़ को किसी नए काम के लिए यूज़ करना है। फिर है रिपेयर मतलब पुरानी चीज़ों को रिपेयर करके यूज़ करो। रॉट मतलब कंपोस्टिंग खाद में ऐसी चीज़ों को बनाओ, ऐसी चीज़ों को खरीदो जो बायोडिग्रेडेबल हों और उनके आसानी से खाद यानी कंपोस्टिंग हो सके। तो इस लेक्चर का मेन पर्पस था 7 प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कंप्लीट करना, वो मैंने कर दिया। और आप लोगों का काम है, मैं बता दे रही हूँ इसमें इस कार्ड में क्या काम है आपका। आपको ये सातों प्रोसेस याद हो लाइन बाय लाइन। रीथिंक, रिफ्यूज़, रेड्यूस, रीयूज़, रिपर्पस, रिपेयर, रॉट।
ये आपके 1 से लेके 3 नंबर के क्वेश्चन बनाएगा। ये केवल एक छोटा सा ये एग्ज़ाम कार्ड है जो आपको 3 नंबर के क्वेश्चन बना के देगा, और आसान बहुत है। देखने से लगेगा कि अरे यार मैं तो इसको बिना पढ़े ही कर लूँगा, पर ऐसा है नहीं। एग्ज़ाम में जैसे ये प्रोसेस लिखेगा, ये हिंदी में भी लिख देगा तो आप नहीं कर पाओगे। रिथिंक हिंदी में लिख देगा। वैसे आपने देखा ही एग्ज़ाम में टर्म क्या करते हैं, इंग्लिश की टर्म को उठा के एज इट इज़ हिंदी में लिख देते हैं। तो हिंदी में तो देखने में बहुत आसान लग रहा है ये, पर इंग्लिश में यही टफ लगेगा। तो अगर कोई इंग्लिश में पढ़ने वाला है तो कमेंट करिएगा। अगर इंग्लिश में ही समझाना है तो मैं फिर इसको इंग्लिश में एक बार समझा दूँगी। और वैसे मुझे लगता है ये इतना बहुत नेसेसरी चीज़ तो थी नहीं, मैंने इसको मतलब एक एजुकेशन कार्ड के रूप में आपको पढ़ाया है जो एग्ज़ाम में आने वाला था वो। तो 7 प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के पता चल गए होंगे, तो अच्छे से देख लो और समझ लो क्या है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला हिंदी में पहले बता दिया, फिर इंग्लिश में भी मैंने ये PDF टाइप का बना के दे रहे हैं, तो आप उसी से सारा काम कर लेना। और अब चलते हैं आगे। अब अगला लेक्चर बना रहे हैं कार्बन और नाइट्रोजन के रेशियो पे। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये भी है, इसको भी ऐसे ही मत समझ लेना, बस देख दाख के छोड़ देना। ये जो सातों इसकी प्रोसेस है इसको एकदम पक्का पक्का रट लेना अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो, वरना आपकी मर्जी, देख कर छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो सातों प्रोसेस अच्छे से याद कर लेना। रिथिंक, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, प्रीपर्पस, रिपेयर, रॉट। तो ये सब चीज़ें हो गई। इसको इंग्लिश में ही लर्न करना है सातों प्रोसेस को। हिंदी में मैंने इसलिए पढ़ा दिया कि मैंने हिंदी और इंग्लिश एज इट इज़ छपा हुआ है, जो हिंदी में लिखा है वही इंग्लिश में लिखा है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना तो हिंदी वालों को अब होगी ना इंग्लिश वालों को होगी, मैंने दोनों इसमें दे दिए हैं। हिंदी में देखना है तो पीछे देख लेना सारा, मैंने ये बना के रखा है। एक ही एजुकेशन कार्ड में मैंने दोनों को रख दिया है। ये हिंदी का हो गया, और इंग्लिश का देखना है तो आप इधर से देख सकते हो। ये मैंने 7 पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो ना सातों प्रोसेस जो नाम लिखा हुआ है ना, इनका नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए नाम अच्छे से याद कर लेना। और कमेंट में सातों नाम कोशिश हो तो याद करने के बाद लिखना, पहले नहीं देख देख के लिख देना, याद हो जाए तब लिखना। चलिए चलते हैं अब अगले लेक्चर की तरफ।